प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने शीत युद्ध का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके उत्पत्ति के कारणों के बारे में जाना। आज हम द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का विकास किस प्रकार हुआ, उसका क्रमशः अध्ययन करेंगे। आप सभी को पता है कि शीत युद्ध का विकास धीरे धीरे हुआ। इसके लक्षण 1917 में ही प्रकट होने लगे थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्पष्ट तौर पर वैश्विक स्तर पर उभर कर विश्व के सामने आए। इसको तीव्रता प्रदान करने में दोनों ही महाशक्तियों के बीच व्याप्त परस्पर भय, घृणा और अविश्वास की भावना ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों महाशक्तियों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध चली गई चालों ने इस शीत युद्ध को गति प्रदान की और अंत में दोनों महाशक्तियों ने खुलकर एक दूसरे की आलोचना करने लगी। इस स्थिति ने समस्त विश्व में भय व अशांति का वातावरण तैयार कर दिया। इसके बढ़ावा देने में दोनों ही महाशक्तियाँ बराबर की भागीदार रहीं। इसी संदर्भ में अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से आज हम शीत युद्ध के विकास के क्रम को निम्न चरणों में समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम चरण जिसका अध्ययन हमें करना है वह है 1946 से लेकर 1953 तक। आप सभी को पता है कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और उसके तुरंत बाद ही दोनों महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था। इसलिए प्रथम चरण की हम गणना 1946 से लेकर और 1953 के बीच में करते हैं। दूसरा चरण 1953 से 1963 तक करते हैं। तीसरा चरण 1963 से 1979 तक करते हैं और उसके बाद जिस काल को हम देतांत या तनाव शैथिल्य का काल भी के रूप में जानते हैं, और अंतिम काल 1980 से 1989 तक, जिसको न्यू कोल्ड वॉर, नया शीत युद्ध के रूप में हम जानते हैं। शीत युद्ध पुनः शिथिलता एवं शीत युद्ध का अवसान हमें देखने को मिलता है वो 1989 से 1990 तक मिलता है। क्यों आप सभी को मालूम है कि 1990-91 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। उसके साथ ही साम्यवादी दुनिया का भी धीरे धीरे विघटन हो गया। जब दो ध्रुव ही नहीं रहे, जब सोवियत संघ ही समाप्त हो गया, केवल रशिया रह गया, तो शीत युद्ध दोनों गुटों के मध्य जो युद्ध की स्थिति थी, जिसको हम शीत युद्ध कहते हैं, वो भी क्रमशः समाप्त हो गया। उसके बाद पुनः नवीन शीत युद्ध या व्यापार शीत युद्ध हमें 1991 से देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम शीत युद्ध के विकास का प्रथम चरण जो 1946 से 1953 तक हमें देखने को मिलता है, उसका हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हो कि इस दौरान शीत युद्ध का असली रूप उभरा। अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेद खुलकर सामने आए। अब हम इस काल में शीत युद्ध को बढ़ाने वाली प्रमुख घटनाओं की चर्चा करेंगे, जिसके आधार पर आप आकलन कर सकते हो कि दोनों महाशक्तियों के मध्य वो कौन कौन सी घटनाएं रहीं जिनके कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। तो इसकी सबसे पहली शुरुआत हमें चर्चिल का फुलटन भाषण जो 5 मार्च 1946 को हुआ था, उसने शीत युद्ध की शुरुआत की। 1946 में चर्चिल ने सोवियत संघ के साम्यवाद की आलोचना की। उसने अमेरिका के फुलटन नामक स्थान पर आंग्ल अमेरिकी गठबंधन को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उसने कहा, हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की स्थापना को रोकना चाहिए। इसमें सोवियत संघ विरोधी भावना स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आई। अमेरिकन सीनेट ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति को आक्रामक और विस्तारवादी बताया। इससे शीत युद्ध को तात्कालिक बढ़ावा मिला। दूसरी घटना हमें जो देखने को मिलती है वो है ट्रूमैन सिद्धांत, जो 12 मार्च 1947 को स्थापित हुआ था। इसके द्वारा साम्यवादी प्रसार को रोकने की बात कही गई थी। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व के किसी भी भाग में अमेरिका हस्तक्षेप को उचित ठहराया गया। 12 मार्च 1947 को कांग्रेस को एक पत्र भेजकर राष्ट्रपति ट्रूमैन ने साम्यवाद के अवरोध अर्थात साम्यवाद को रोकने की नीति का प्रतिपादन किया। इसका उद्देश्य साम्यवाद के विस्तार को उसके तत्कालीन स्तर पर ही रोक देना था, और इसलिए यूनान और टर्की, मतलब 2 देश मुख्य रूप से यूनान और टर्की को इस योजना के अंतर्गत $400 मिलियन की आर्थिक सहायता दी गई। ट्रूमैन सिद्धांत की खास बात ये थी कि इसमें यूनान और टर्की को $400 मिलियन की आर्थिक सहायता दी गई थी। ये आर्थिक सहायता देने का आशय ये था, अमेरिका का उद्देश्य ये था कि इन देशों में साम्यवादी प्रसार को रोका जा सके, जो अंततः शीत युद्ध को बढ़ावा देता है।
इसके अनुसार विश्व में अगर कहीं भी शांति भंग होने वाला प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्य होगा तो उसे संयुक्त राज्य की सुरक्षा हेतु खतरा माना जाएगा और अमेरिका ऐसे कार्यों को रोकने का पूरा प्रयास करेगा। यूनान टर्की में अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप करके सोवियत संघ के प्रभाव को कम करने की बात स्वीकार की गई। अमेरिका ने आर्थिक सहायता के नाम पर हस्तक्षेप करने की चाल चलकर शीत युद्ध को भड़काया और विश्व शांति को भंग कर दिया। इसी क्रम में हमें एक दूसरी योजना देखने को मिलती है अमेरिका द्वारा, वो है मार्शल योजना। इसकी घोषणा 5 जून 1947 को जॉर्ज मार्शल द्वारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाषण के दौरान की गई एवं क्रियान्वित 3 अप्रैल 1948। कौन सी डेट? 3 अप्रैल 1948 को हुई थी, जहां ट्रूमैन सिद्धांत सीधे तौर पर यूनान और टर्की को सहायता देने का प्रावधान रखा था, वहां मार्शल योजना संपूर्ण यूरोप पर लागू की गई थी। यहाँ ये बात विशेष देखने योग्य है कि यहाँ ट्रूमैन योजना में, ट्रूमैन सिद्धांत में, जहाँ केवल यूनान और टर्की को के संबंधित था, वह मार्शल योजना में पूरे यूरोप को शामिल कर लिया। मार्शल ने यूरोप की दयनीय आर्थिक अवस्था का वर्णन करते हुए इन देशों को 3-4 वर्षों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा, जिससे वो आर्थिक पुनर्निर्माण के अपने प्रयास में सफलता प्राप्त कर सकें। इस योजना के अंतर्गत सभी इच्छुक देशों को बिना किसी भेदभाव के आर्थिक सहायता दी जानी थी। इस योजना के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय देशों को 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य पश्चिमी यूरोपीय देशों में साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। इस योजना का लाभ उठाने वाले देशों पर यह शर्त लगाई गई कि वे अपनी शासन व्यवस्था से साम्यवादियों को दूर रखेंगे। इससे सोवियत संघ के मन में पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति घृणा का भाव पैदा हो गया और शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। यूरोप के 17 देशों ने इस योजना को स्वीकार किया, किंतु सोवियत संघ तथा उसके समर्थक देशों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। यह योजना 1952 तक चलती रही तथा साम्यवाद के प्रसार को रोकने के अपने उद्देश्य में काफ़ी हद तक सफल भी रही। अमेरिका द्वारा प्रतिपादित मार्शल योजना ने भी सोवियत संघ के मन में अविश्वास व वैमनस्य की भावना को बढ़ावा दिया। इस क्रम में शीत युद्ध को बढ़ावा देने के लिए और इस युग में एक अलग कारण और आया, वो था बर्लिन की नाकाबंदी 1948। सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी करके शीत युद्ध को और अधिक भड़का दिया। जर्मनी की भांति बर्लिन को भी मित्र राष्ट्रों ने 4 अलग अलग प्रभाव क्षेत्रों में बांट लिया था। जब समझौते के विरुद्ध ब्रिटेन, अमेरिका तथा फ्रांस ने अपने प्रभाव क्षेत्रों का एकत्रीकरण करने में मुद्रा परिवर्तित करने का निश्चय किया, तो सोवियत संघ ने इस कार्रवाई के विरोध में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। बर्लिन शेष विश्व से अलग थलग पड़ गया। सोवियत संघ इस कार्रवाई से पश्चिम बर्लिन के लोगों को अपनी ओर आने के लिए विवश कर देना चाहता था। अमेरिका ने इसका सख्त विरोध करके उसके इरादों को नाकाम कर दिया और वहाँ भी अपना सैनिक वर्चस्व बढ़ाने की तैयारी में जुट गया। पश्चिम के देशों ने लगभग 1 वर्ष तक अनिवार्य आवश्यकता की सभी वस्तुएं हवाई मार्ग द्वारा पश्चिम बर्लिन में पहुंचाईं। अंततः विवश होकर सोवियत संघ को बर्लिन की नाकेबंदी समाप्त करनी पड़ी। नाकेबंदी समाप्त होने के तुरंत बाद सितंबर 1949 में पश्चिमी जर्मनी तथा पश्चिमी बर्लिन को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया गया। इस प्रतिस्पर्धा से शीत युद्ध का माहौल और विकसित हुआ। अगला जो हमें विकास शीत युद्ध के देखने में से मिलता है वो है जर्मनी का विभाजन। जैसे ही मित्र राष्ट्रों ने पश्चिमी जर्मनी की स्थापना की, सोवियत संघ ने भी 7 अक्टूबर 1949 को अपने प्रभाव क्षेत्र को पूर्वी जर्मनी का नाम देकर एक अलग राज्य स्थापित कर दिया। इस तरह एक समय का सशक्त जर्मन राज्य 2 टुकड़ों में बट गया। जर्मनी के विभाजन ने भी दोनों महाशक्तियों के विरोध की प्रवृत्ति को जन्म दिया,
जर्मनी का बंटवारा इसलिए हुआ था कि दोनों शक्तियां अपने अपने क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा सकें। लेकिन अमेरिका की मार्शल योजना तथा सोवियत संघ की कॉमन फॉर्म की नीति ने यूरोप को सोवियत संघ तथा अमेरिका के मध्य शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। इसके अलावा एक दूसरा जो विकास हमें देखने को मिलता है शीत युद्ध के क्रम में, वह है नाटो की स्थापना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जो सैनिक संधि थी जिसकी चर्चा मैं पूर्व की कक्षा में कर चुका हूँ। आप सभी जानते हो कि 4 अप्रैल 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना के साथ ही शीत युद्ध को एक संगठित आधार प्रदान हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहली बार अपनी पृथकता की नीति को त्याग कर शांति काल में भी सैनिक संगठन की स्थापना की। प्रारंभ में इसमें 12 देश सम्मिलित हुए, बाद में यूनान, तुर्की तथा पश्चिमी जर्मनी भी इसमें सम्मिलित हो गए। अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों के सहयोग से नाटो जैसे सैनिक संघ का निर्माण करने का उद्देश्य उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए किसी भी बाहरी खतरे से कारगर ढंग से निपटना था। इस संधि में सोवियत संघ को सीधी चेतावनी दी गई कि यदि उसने किसी भी संधि में शामिल देश पर आक्रमण किया तो उसे भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। इससे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मतभेद और गहरे होते चले गए। अगला विकास देखने को मिलता है शीत युद्ध के चरण में, वो है चीन की क्रांति। अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति की सफलता के साथ ही शीत युद्ध एशिया में भी फैल गया। अभी तक शीत युद्ध का जो क्षेत्र वो यूरोप था, लेकिन चीन की साम्यवादी क्रांति के बाद ये शीत युद्ध एशिया में भी फैल गया। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इसके अन्य मित्र देशों ने इसे सोवियत संघ की राजनीतिक तथा विचारधारात्मक विजय मानते हुए चीन को मान्यता देने से इनकार कर दिया और चीन को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न शीत युद्ध का एक प्रमुख मुद्दा बन गया। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना होने से अमेरिका का विरोध अधिक प्रखर हो गया। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में साम्यवादी चीन की सदस्यता को चुनौती दी। इससे सोवियत संघ और अमेरिका में शीत युद्ध का वातावरण और अधिक सबल होने लग गया। अगला विकास जो शीत युद्ध के काल में देखने को मिलता है वो है कोरिया का संकट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया को जापान से मुक्त करवा लिया गया था तथा जापान की पराजय के बाद 38वीं रेखा पर कोरिया को अस्थायी रूप से विभाजित कर दिया गया था। उत्तरी कोरिया पर सोवियत संघ तथा दक्षिणी कोरिया पर अमेरिका का प्रभाव मान लिया गया था। कोरिया के एकीकरण का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया, किंतु सोवियत संघ ने उसके निर्णय को मानने से इनकार कर दिया तथा संयुक्त राष्ट्र के आयोग को उत्तरी कोरिया में प्रवेश नहीं करने दिया गया। दक्षिणी कोरिया में निर्वाचन करवा दिए गए तथा उसे संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता भी दे दी, किंतु सोवियत संघ ने उसे स्वीकार नहीं किया और उत्तरी कोरिया ने 1948 में साम्यवादी सरकार की स्थापना करवा दी। यद्यपि सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ने ही कोरिया से अपनी सेनाएं हटा ली, तथापि कोरिया को लेकर दोनों में तनाव बना रहा। जून 1950 को उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया तथा संयुक्त राज्य ने भी सोवियत संघ के विरोध के बावजूद उसे आक्रमणकर्ता मान लिया। 27 जुलाई 1953 को संपन्न हुए शांति समझौते के बाद युद्ध बंद हुआ। कोरिया के प्रश्न को लेकर भी अत्यधिक तनाव और यहाँ तक कि अणुयुद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया था। इस प्रकार 1950 में कोरिया संकट ने भी अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध में वृद्धि की। इस युद्ध में उत्तरी कोरिया को सोवियत संघ तथा दक्षिणी कोरिया को अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्रों का समर्थन और सहयोग प्राप्त था। दोनों महाशक्तियों ने परस्पर विरोधी व्यवहार का प्रदर्शन करके शीत युद्ध को वातावरण में और अधिक गर्मी पैदा कर दी। कोरिया युद्ध का तो हल हो गया, लेकिन दोनों महाशक्तियों में आपसी टकराहट कड़वाहट की स्थिति कायम रही। अगला बिंदु जो विकास के क्रम में देखने को मिलता है जैसे कि शीत युद्ध के दौरान, वो था अमेरिका व जापान की शांति संधि। 1951 में अमेरिका द्वारा जापान के साथ संधि को कोरिया की समस्या के संदर्भ में सोवियत संघ ने अनुचित ठहराया।
तथा इसे अमेरिका की एक पक्षीय कार्रवाई कहकर इसकी निंदा की और आलोचना की गई। 1951 में जब कोरिया युद्ध चल ही रहा था, उसी समय अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर जापान से शांति संधि की और संधि को कार्यरूप देने के लिए सैन फ्रांसिस्को नगर में एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय किया। सोवियत संघ ने इसका कड़ा विरोध किया। अमेरिका ने इसी वर्ष जापान के साथ एक प्रतिरक्षा संधि करके विरोध की खाई को और अधिक गहरा कर दिया। अमेरिका की इन कार्रवाइयों ने सोवियत संघ के मन में द्वेष की भावना, शक की भावना, संशय की भावना को और बढ़ावा दिया। इन संधियों को सोवियत संघ ने साम्यवाद के विस्तार में सबसे बड़ी बाधा माना और उसकी निंदा की। इस प्रकार हमने देखा कि प्रथम जो विकास का काल जो 1946 से लेके और 1946 से लेके और 1953 तक का अध्ययन हमने किया और किस प्रकार कौन कौन सी घटनाएं घटी, उन घटनाओं के आधार पर दोनों महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध किस प्रकार विकसित हुआ और उसमें किस प्रकार तीव्रता आई, दोनों में किस प्रकार शक का माहौल क्रिएट हुआ, एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाने के जो कार्यक्रम शुरू हुए, एक दूसरे को राजनीतिक वर्चस्व को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया। ये प्रथम चरण जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुरंत शुरू हुआ 1946 से 1953, उसका अध्ययन हमने किया। अगली कक्षा में हम इसके विकास का दूसरा चरण 1953 से और 1963 तक का काल है, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।